हे हिंदी तुम्हारी दशा देख, सच मानो हम शर्मिंदा हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, इसलिए अभी तक जिंदा हैं। ये 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। 4 पंक्तियों में से मैं कोई एक शब्द गलत पढ़ूँगा और आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द गलत है। हिंदी अपनी मातृभाषा, इसका सदा करो सम्मान। इसको सीखो और सिखलाओ, इसी में है सबका कल्याण। जन जन की है यही अभिलाषा, चले देश में हिंदी भाषा। हिंदी का ऐसा स्थान हो हृदय में, जो नाता बच्चों का माँ से। हम सबका हो एक ही नारा, हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, दर्पण न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं रत्नेशधर दुबे जी, जो कि राधिका महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हिंदी जगत में हिंदी विषय को किस तरीके से मजबूत किया जाए और इसमें क्या भविष्य है हिंदी के विषय में। इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे दर्पण न्यूज़ नेटवर्क में। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारा जो सवाल होगा, चूँकि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि हिंदी दिवस पे हिंदी का क्या भविष्य है, किस तरीके से हिंदी क्या है, इसे आप कुछ समझाएं। सर्वप्रथम मैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि हिंदी के बारे में कुछ बताइए, सबके लिए हिंदी एक विषय होगी, पर मेरे लिए हिंदी विषय नहीं, हिंदी एक भाव है। ये भावों की अभिव्यक्ति है और ये ऐसी देशभक्ति है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने देश के लिए किस प्रकार कुर्बान होना है। हिंदी की क्या अहमियत है, उस अहमियत को जन जन को समझाने के लिए हिंदी दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया हिंदी एक विषय नहीं है, इसी पे हम आते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि इस आधुनिक युग के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो एक तरह से अगर माने तो अंग्रेजी में अपने आप को लिप्त कर चुकी है। उस युवा को आप किस नज़र से देखते हैं कि वो हिंदी को अपना पाएगा और मजबूत कर पाएगा अपने आप को हिंदी पे? देखिए, भाषा किसी भी देश की एकता, समृद्धि तथा अखंडता की परिचायक होती है और भाषा की समस्या का आज तक हमारे देश में समाधान नहीं हो सका है। लोकतांत्रिक दृष्टि से दृष्टिपात करें तो हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन वर्तमान में हिंदी राजनीति की शिकार हो गई है। आज की जो युवा पीढ़ी है, खास करके हमारी उम्र के जो लोग हैं, ऐसी अंग्रेजियत हावी हुई है लोगों के ऊपर कि हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी का क्या सम्मान है, ये लोग भूलते जा रहे हैं। हिंदी आज वैश्विक पटल पे काफ़ी सम्मानजनक स्थिति में है। हिंदी के भविष्य को लेकर कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी अगर सबसे ज़्यादा अपमानित है तो अपने ही घर भारत में अपमानित है, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी को तरजीह देना छोड़ के अंग्रेजियत को अपने ऊपर पूर्ण रूप से हावी किए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण यदि हम करेंगे तो हम समाज में ज़्यादा ही कुछ अग्रसर माने जाएंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि हम बहुत जानकार हैं या बहुत हम तेज़ तर्रार हैं। लेकिन मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि इंसान चाहे जितना भी बुलंदियों को क्यों ना छू ले, लेकिन 3 लोगों का सम्मान करना उसे कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलना चाहिए। पहली माँ, दूसरी मातृभूमि और तीसरी मातृभाषा। जैसा कि हमने जब आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की हमारी टीम ने, तो निकल के आया कि आप एक कवि भी हैं और हिंदी में जब आप कविता कहते हैं तो काफ़ी लोग दिलचस्पी के साथ उसे सुनते हैं और उसे काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ 2 पंक्ति की कविता इस हमारे मंच पे भी हो जाए। जी ज़रूर चंदन जी, जब आपने इतना ही प्यार से कहा है तो अब इसको हम टाल भी नहीं सकते हैं। और मैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क जो आपका है, यहाँ की जितने भी दर्शक हैं, आप सभी दर्शकों के लिए मैं इस कविता को पेश कर रहा हूँ। और ये कविता हिंदी दिवस को ही समर्पित है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस कविता के माध्यम से कि हिंदी अपनी मातृभाषा, इसका सदा करो सम्मान। हिंदी अपनी मातृभाषा, इसका सदा करो सम्मान। इसको सीखो और सिखलाओ, इसी में है सबका कल्याण।
जन जन की है यही अभिलाषा, चले देश में हिंदी भाषा। हिंदी का ऐसा स्थान हो हृदय में, जो नाता बच्चों का माँ से। हम सबका हो एक ही नारा, हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा। जैसा कि आप सभी ने सुना कि हिंदी को लेके किस तरीके से कितना मतलब एक ऊर्जा कहें, एक जोश कहें, एक जुनून कहें, जिस तरीके से इनके शब्दों में वो भाव है, वो तेज है, वो जुनून है, ये दर्शाता है कि ये असल में हिंदी प्रेमी हैं। जब हमारी टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक चीज़ और निकल के आई थी कि आपके अंदर हिंदी से इतना ज़्यादा प्रेम था कि आप किसी प्राइवेट कोचिंग में, संस्थान में आप फ्री में वहाँ कोचिंग पढ़ाते थे और निरंतर करते हैं, आज भी ऐसा सुनने में आया है। उसके विषय में कुछ बताएं। जी, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का ये मतलब मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ ये एक पहलू है जो आप चर्चा कर रहे हैं। ये सत्य है कि मैं अपने यहाँ मुफ्त में ये बात मैं ऑन कैमरे पे मैं ये बोलना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन निःशुल्क बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ हिंदी की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को जोड़ना है हिंदी से तो उनको किसी भी प्रकार से उनके भीतर हिंदी का प्रेम जागृत करना है, और हम पैसा लेकर के या किसी प्रकार का उन पे दबाव बना करके वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को हमेशा मतलब एक नए कलेवर के साथ पढ़ाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि हिंदी के किसी भी पाठ को मैं पढ़ाऊँ तो पाठ इतना मज़ेदार हो कि बच्चा कभी भी उस पाठ को पढ़े तो उसे उबे ही मत वो पाठ। मैं छोटी छोटी तकनीकों को अपनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं संस्कृत पढ़ा रहा था, और आपको पता है कि हिंदी अगर बेटी है तो संस्कृत माँ है। संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। तो मैं संस्कृत पढ़ा रहा था। आपको पता है आजकल के बच्चे हिंदी भी तो नहीं पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत तो बड़ी दूर की बात है। तो मैं कक्षा में संस्कृत पढ़ा रहा था तो मुझे ऐसा लगा बच्चों के हाव भाव को देखकर कि बच्चे जो हैं ऊब रहे हैं। संस्कृत में काफ़ी कठिनाई होती है। उन कठिनाइयों को देख के ही मतलब उन कठिन कठिन शब्दों को देख के मुझे ऐसा लगा कि बच्चे ऊब रहे हैं। तो मैंने एक तकनीकी का इस्तेमाल किया, मैंने एक तकनीक अपनाया कि बच्चों को किस तरह से इस विषय को मतलब इस विषय के प्रति उनकी रुचि को पैदा किया जा सके या उनको जागृत किया जा सके उसके प्रति उस रुचि को। तो मैंने बच्चों को कहा कि अच्छा ठीक है बच्चों, मैं इस पाठ का वाचन कर रहा हूँ और आप लोगों को बताना है कि इन पंक्तियों में से हो सकता है, ये 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ, 4 पंक्तियों में से मैं कोई एक शब्द गलत पढ़ूँगा और आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द गलत है। मैं पढ़ता गया और बच्चे ध्यान से किताब में देखते गए और मैं अर्थ बताता गया, वो ध्यान से सुनते गए और अंत में मतलब अंत तक मैं सारा चीज़ पढ़ा दिया और बच्चों से पूछा अच्छा ये बताओ कि कौन सा शब्द मैं गलत पढ़ा। तो बच्चे बोले कि सर आपने तो कोई भी शब्द गलत नहीं पढ़ा। और उसके बाद मैंने पूछा कि ये 4 पंक्तियाँ जो मैं पढ़ाया हूँ इसका अनुवाद कर लोगे? तो उन्होंने कहा जी सर ये तो बड़ा आसान है, मैं अनुवाद कर लूँगा। फटाक से खड़ा होकर उन्होंने अनुवाद कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, वो बच्चा जिसे कुछ देर पहले ये लग रहा था कि महसूस हो रहा है, हाँ ये बहुत ही मतलब उबाऊ है, उन बच्चों की रुचि जागृत हो गई। तो इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करके हम किसी भी विषय को मज़ेदार कर सकते हैं। जिस संस्थान में आप पढ़ाते थे निःशुल्क, अभी भी वहाँ पढ़ाते हैं, आपका अटैचमेंट है, वहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप वहाँ से आपने खुद पढ़ाई की है और आप वहाँ के स्वयं विद्यार्थी रह चुके हैं और आपके अंदर वो शुरू से वो जुनून, वो चीज़ें रही हैं और उन्होंने आपको उस तरीके से और मजबूती दिया कि आप उसी क्षेत्र में जाओ। कुछ उसके विषय में भी बताएं, क्योंकि सारा रिसर्च करके मैं यहाँ बैठा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बारे में इतना कुछ पहले से ही जांच पड़ताल करके बैठे हुए हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप कुछ और ना पूछ लें, क्योंकि जब आप पूछ रहे हैं कोई भी प्रश्न तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि कौन सी बात अब आप हमसे पूछेंगे। और तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर आदरणीय श्री कृष्णा त्रिपाठी जी हैं। मैं आज दर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से मैं अपने आप को बहुत
कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत सफल इंसान नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। हे हिंदी तुम्हारी दशा देख, सच मानो हम शर्मिंदा हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, इसलिए अभी तक जिंदा हैं। वाह। और मुझे हिंदी के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, अभी बाकी है बहुत कुछ करना। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी उम्र बनी रहे कुछ सालों और, ताकि मैं हिंदी के लिए कुछ कर पाऊँ। और जिस दिन मैं हिंदी के लिए कुछ अच्छा कर पाया, उसके बाद अगर मेरे शरीर से मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मुझे कभी मलाल नहीं होगा कि मैं इतना जल्दी क्यों चल बसा इस धरती से। खैर, आप मेरे गुरुवर आदरणीय श्री कृष्णा त्रिपाठी जी के बारे में बात कर रहे थे कुछ देर पहले। मैं आपसे बता दूं कि कक्षा LKG जिसे कहा जाता है, वहाँ से लेकर के कक्षा 9वीं तक मैं निहायत उदंड किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं अपने कक्षा में कभी भी प्रथम नहीं रहा। पढ़ाई के मामले में मैं उदंड इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि जो अध्यापक मुझे पढ़ाते थे वो हमारे गुरुजी से ये शर्त रखते थे, चूँकि गुरुजी का ही वो कोचिंग शिक्षण संस्थान थी, तो गुरुजी से ये शर्त रखते थे कि अब या तो हम यहाँ पढ़ाएंगे या तो ये यहाँ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो रत्नेश को आप इस संस्थान से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ रहेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। इतने शरारती थे। मैं इतना शरारती किस्म का था। मेरे घर के तो घर के लोग, मेरे गाँव के लोग, सब लोग मेरी भविष्यवाणी कर चुके थे कि इनका कुछ नहीं होना है, अब ये जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। जब माता पिता ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, इनके बस की कोई बातें नहीं हैं, इनके अंदर कोई हुनर नहीं है, ऐसी तरह तरह की बातें होती रहीं। मेरे गुरुजी ने, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनका आभार ज्ञापन करूँ, क्योंकि मैं उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माता पिता के ऋण से, गुरु के ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। मेरे गुरु बार बार मुझे समझाते रहें कि रत्नेश ऐसा है, तुम अच्छे हो, तुम भी कुछ कर सकते हो, जितने ये अच्छे अच्छे विद्यार्थी कक्षा में हैं तुम भी इनकी तरह बन सकते हो। लेकिन मैं थोड़ी देर सुनता था, फिर कान से निकाल देता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग जो थे जो मतलब हमारे माता पिता को भी इसमें घसीटने लगे कि इनके माता पिता का ही ये संस्कार है कि इनको इस तरह का इनके अंदर गुण है, इस तरह की ये शरारतें करते हैं। तो जब मैं ये बातें सुना तब मुझे इस बात का एहसास हुआ, वे सत्य ही कहते हैं कि मुझे अब सुधर जाना चाहिए, मुझे अब पढ़ाई के प्रति सक्रिय हो जाना चाहिए। मैंने अपने मन ही मन में ये ठान लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। और आज जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं वे एक ना एक दिन ज़रूर मजबूर हो जाएंगे ये बात कहने के लिए कि वास्तव में इस लड़के के अंदर कुछ तो था जो इसने इतना अच्छा कुछ किया अपने जीवन में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से कुछ कर पाऊँ, और मैं निरंतर कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, अच्छा ही करता रहता हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि लोगों को कितना पसंद आता है, लेकिन जब लोगों की सराहना मुझे मिलती है तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। आपको मैं विश्वास दिला दूँ कि मैं राधिका महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं कृष्णा कोचिंग सेंटर में भी जाता हूँ। वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के लड़के जब ये बोलते हैं कि सर आप मेरे आइडल हो, सर आप मेरे रोल मॉडल हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि लग रहा है कि मैं सुधर गया। ऐसा इस बात का मुझे अंदर से वो फीलिंग जगती है। हाँ, लग रहा है कि मेरे अंदर थोड़ा बदलाव हो गया है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं हुआ होता तो ये बच्चे ऐसे क्यों बोलते। तो मैं निरंतर लगा हुआ हूँ और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मैं किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचूँ। और जिस दिन मैं किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचा, मैं जहाँ पे भी रहूँगा मैं हिंदी को हमेशा समृद्ध करूँगा, मैं हिंदी को हमेशा संरक्षित करूँगा, मैं हिंदी को हमेशा सुरक्षित करूँगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा सर कि आज की युवा पीढ़ी अन्य अलग अलग जगह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अभी हाल ही में ये बैंक में जो वैकेंसी आई है, हिंदी राजभाषा की वैकेंसी आई है, उसमें अभी लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो किस तरीके से तैयारी करें, अपने हिंदी को किस तरीके से मजबूत करें? जी बिल्कुल सही आपने फरमाया।
कि आजकल जितनी भी तरह की कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं जो हो रही हैं, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या किसी भी विभाग से संबंधित हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हिंदी से प्रश्न ना बनते हों। मुझे इस बात की बेहद संतुष्टि है कि अब जब हमारे उम्र के लोग, आपके उम्र के लोग जो हैं, जब इन प्रतियोगी परीक्षाओं की जब तैयारियां कर रहे हैं, तब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उफ़, हमसे ये बड़ी गलती हो गई। यदि हम अपने क्लास में ही, अपनी कक्षा में ही हिंदी के जब हमारे अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे, तब यदि हमने ध्यान से पढ़ लिया होता तो आज हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि हमारी हिंदी तैयार क्यों नहीं है। तो आज अब लोगों को अहमियत पता चल रही है कि हिंदी का क्या महत्व है। और मैं जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्राएं हैं, और जितनी भी तरह की परीक्षाओं की लोग तैयारियां कर रहे हैं और जो हिंदी विषय से संबंधित है, उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आप लोग हिंदी को यदि मजबूत, अपने अंदर मजबूती, हिंदी के प्रति अपने आप को मजबूत लाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले हिंदी की जो मूलभूत जानकारी है, जैसे कि समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, भाषा, इन सब पे पकड़ बनाइए। क्योंकि अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में व्याकरण से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि अपने आप, जो आपका मूल ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को आप मजबूत करिए। क्योंकि जब तक आपका मूल ज्ञान नहीं मजबूत होगा, जिसको अंग्रेजी में बेसिक नॉलेज कहा जाता है, जब तक आपका जो एकदम स्तरीय, अपने आप को आप एक स्तर से नहीं उठाएंगे और सोचेंगे कि एकाएक हम पढ़ करके विद्वान हो जाएं, तो ये भी मतलब बेईमानी होगी। सबसे पहले तो आपको अपने आप को धीरे धीरे मजबूत बनाना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जब बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो एक बार जब वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उनको जब नहीं तैयार हो पाता है, तो अब एक धारणा बना लेते हैं अपने मन में। और वो धारणा ये बना लेते हैं कि अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी विषय, सिर्फ हिंदी ही नहीं, कोई भी विषय यदि आप एक बार पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो अपने अंदर की हिम्मत को बना के रखना है। महाकवि वृंद की एक पंक्ति है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। आप जितना अधिक अभ्यास अपने जीवन में करेंगे, आप उतने ही अधिक पारंगत होते चले जाएंगे, अपने विषय के विद्वान होते चले जाएंगे। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू के ख़त्म होने से पहले, कि प्रतियोगी छात्र जो हैं वो अभ्यास करते रहें। ठीक उसी प्रकार आपको मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई गीत आता है, कोई हिंदी गीत या कोई भोजपुरी गीत, तो जब हम पहली बार उसे सुनते हैं तो हमें थोड़ा याद होता है या नहीं याद होता है। दूसरी बार जब उसी गीत को सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद होता है। तीसरी बार जब हम उसी गीत को सुनते हैं तो और अच्छे से याद होता है। और चौथी बार अगर हम सुन लें उस गीत को, तो वो गीत इतने अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाती है कि जब हम उस गीत को गुनगुनाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गीत मानो हमने ही लिखा हो। पढ़ाई भी इसी तरह है। आप एक बार में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उसी को जब एक बार और पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। आप उसी को जब अगली बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एक दिन ऐसा होगा, जो चीज़ आपके लिए कभी बड़ी दुरूह हुआ करती थी, बेहद कठिन हुआ करती थी, वो चीज़ आपके लिए इतना आसान हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि अरे मैं तो खामोखा इसको लेकर कितना परेशान था, ये तो बहुत ही आसान है। तो मैं अपने सभी प्रतियोगी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हिंदी को लेकर के कभी भी अपने मन में ये धारणा मत बनाइए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये या बहुत कठिन है। हिंदी बहुत ही आसान विषय है, ये बहुत ही आसान भाषा है। आप उसको हृदय से लगाइए, एक बार उसको अपना तो समझिए, फिर आप देखेंगे हिंदी से जो आपकी आत्मीयता हो जाएगी, संभवतः वो आपको किसी विषय से वो उस तरह की आत्मीयता नहीं होगी। रत्नेश जी, एक सवाल और जहन में आ रहा है, जैसा कि आज के अभिभावक गण भी इसी तरह से अपने आप के माइंड को कमांड दे रहे हैं और उस माहौल में अपने बच्चों को रखना चाह रहे हैं जो इंग्लिश कल्चर को अपनाता हो और जो इंग्लिश माहौल में रहता हो, अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उन अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देंगे और उन्हें कैसे बताएंगे कि हिंदी को मजबूत करें वो, और इस क्षेत्र में भी भविष्य है?
बिल्कुल, ये बहुत सार्थक प्रश्न है आपका और वास्तव में ये कहीं न कहीं समाज की एक नग्न सच्चाई है, जिसे हम कटु सत्य भी कह सकते हैं। अभिभावक हैं अपने बच्चों को लेकर के सक्रिय कि उनके बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी की शिक्षा ग्रहण करें, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, अंग्रेज़ी माध्यम से वो पढ़ाई करें। मैं अभिभावकों की गलती नहीं दूंगा इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसमें उनकी मैं क्या गलती दूं, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजियत इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है समाज पे कि अभिभावक भी मजबूर हैं अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा देने के लिए। उनको ऐसा लगता है, मैं सभी अभिभावकों को नहीं कहता हूँ, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा बच्चा अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेगा तो वो समाज में मतलब उसको मूर्ख समझा जाएगा, वो समाज में ऐसा लगेगा कि उसको कुछ आता ही नहीं है, वह जगह जगह उसका उपहास उड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदी पढ़ लेने से आपके बच्चे का उपहास तो नहीं उड़ेगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बच्चा अंग्रेज़ी पढ़े तो ज़रूर पढ़े। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो अंग्रेज़ी पढ़ना ही छोड़ दे, वो अंग्रेज़ी पढ़े, लेकिन वो अगर हिंदी पढ़ लेता है तो उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।